बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 9 और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट्स हैं। इसमें इसने आपसे कुछ डेफिनेशंस पूछी हैं, तो मैं अपने हिसाब से जो डेफिनेशन आसान लग रही है उसको लाइन से करवाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक चीज़ है, वो है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या इसको स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ से इसको मार्क कीजिएगा द प्रॉफिटेबिलिटी से लेके फॉर्म्ड तक। तो एक्चुअली में स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कितना फास्ट रिएक्टेंट जो है ये कंज्यूम होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। इस चीज़ को आप कहते हो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन है या फिर ये वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है। तो इसको आप पेज नंबर 181 पे मार्क कर लीजिए। अब जो सेकंड डेफिनेशन है उसकी तरफ मूव करती हूँ मैं। आपकी सेकंड डेफिनेशन पेज नंबर 182 पर होगी, दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि दैट इज़ इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है इसकी जो कंसंट्रेशन है ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती चली जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होने लगता है, प्रोडक्ट में। और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो इस चीज़ को कहा जाता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और उसके बाद आप एक हेडिंग पुट करोगे यूनिट, और उसमें आप लिखोगे इन एसआई सिस्टम में यहाँ से लेके आप यहाँ तक मार्क करोगे मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड। ठीक है, तो आपने कहाँ से मार्क किया, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया, फिर यूनिट की हेडिंग डाली और उसके बाद इस यूनिट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लिया। उसके बाद अगली जो 2 डेफिनेशंस हैं वो आपको जो ज़्यादा बेहतर है ये कहाँ से मिल रही है, जहाँ पे समरी है चैप्टर की। ठीक है, वहाँ से मैं आपको मार्क करवा रही हूँ। जी स्टूडेंट, तो एक डेफिनेशन है आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको देख लीजिए। इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ। इट मे बी अ होल नंबर, अ फ्रैक्शनल वैल्यू और इवन ज़ीरो। यानी होता क्या है कि जब आप रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जो उसमें रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर कोई ना कोई पावर होती है। बाज़ औक़ात पावर नहीं भी होती है, ठीक है, सिर्फ खाली वो रिएक्टेंट लिखा होता है। बाज़ औक़ात उसके ऊपर पावर लिखी होती है 2, 3, 4 करके कुछ भी। तो जब आप इन एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं तो वो जो टोटल ऐड करने के बाद नंबर आ रहा होता है, जो कि होल नंबर में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, तो ये जो टोटल है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पूरी डेफिनेशन एज इट इज़ आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद अगली जो डेफिनेशन है ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, या इसको सिर्फ रेट कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं। ये क्या होती है, इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज़ यूनिटी। यानी ये कौन सी वाली रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जब जो रिएक्टेंट है उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है ये कितनी होती है, 1 होती है। तो इसे हम कहते हैं कि ये रेट कांस्टेंट है या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। तो सर चारों डेफिनेशन जो ये मैंने आपको मार्क करा दी। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ये कह लीजिए कि एक्सप्लेन तो नहीं करना, इसमें आपको बस थोड़ा सा प्रॉपर लिखना है। ठीक है, इसमें इसने आपको एक एक्सप्रेशन दिया है कि ये आपके पास 2NO प्लस ब्रोमीन है, इससे आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो है 2NOBr। इसके साथ साथ इसने क्या किया, आपको इसका रेट लिख के दे दिया है, किसके बराबर है, ये है KNO के ऊपर पावर है 2 और ब्रोमीन के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। ये कहता है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये 2 केसेस हैं। पहला केस है विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, दूसरा है ओवरऑल रिएक्शन। देखिए ईच रिएक्टेंट का मतलब होता है इसमें 2 रिएक्टेंट मौजूद है, एक तो NO मौजूद है, दूसरा ब्रोमीन। तो जब आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 ऑर्डर आएगा। NO2 के लिए जो ऑर्डर है उसके ऊपर देखिए कोफिशिएंट क्या है, 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, और ब्रोमीन के ऊपर क्योंकि कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरी जो इसने बात पूछी थी आपसे, वो कहा था ओवरऑल रिएक्शन जो है वो बता दें। तो ओवरऑल रिएक्शन का मतलब होता है हमें दोनों रिएक्टेंट्स जो है इसके ऑर्डर ऐड करने पड़ेंगे। तो जब आप 2 + 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3। इसका मतलब जो नंबर 1 है इसके लिए आप इस तरीके से लिखेंगे और नंबर 2 जो है इसके लिए आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है हाउ कैन यू फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट आर द यूनिट्स फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मैं एहतियातन आपको क्या करती हूँ कि थर्ड ऑर्डर जो है वो भी बता देती हूँ, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप उसके लिए कंफ्यूज ना हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तो डेफिनेशन आप एज इट इज़, जैसे मैंने भी आपको डेफिनेशन मार्क कराई है वहीं से आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका जो अगला पार्ट है यूनिट, ये समझा देती हूँ पहले मैं आपको, और उसके बाद बता देती हूँ कि इसे करना किधर से है।
तो स्टूडेंट्स समझने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेज 186 पर जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि कोई सा भी जो रेट कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है, रेट डिवाइडेड बाय ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन। अब ये जो रिएक्टेंट है ये आपके पास कोई सा भी हो सकता है और उसके ऊपर ये जो पावर है ये भी कोई सी भी हो सकती है। तो किस्सा मुख्तसर हमने करना क्या होता है, इन दोनों की यूनिट्स पुट करनी होती है। रेट जो है इसकी यूनिट होती है मोल पर DM³ सेकेंड, ठीक है। जबकि जो कंसंट्रेशन है ये हमेशा मोल पर DM³ में होगी, लेकिन इसके साथ इसका जो कोएफिशिएंट लगा होगा ये हो सकता है अलग अलग, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा। ये डिपेंड करेगा कौन सा आपके पास रिएक्टेंट है और उसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है। तो होता क्या है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल ये इसने आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा बता दिया है कि R = KNO2, इसके ऊपर पावर 2 है। अगर इसके अकॉर्डिंग्स में आप चेक करते हैं तो आपके पास ये जो रेट कॉन्स्टेंट है ये इस तरीके से आ रहा होता है। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास ये जो पावर है डिफरेंट है, तो ये जो रेट कांस्टेंट है ये भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अब बार बार ये मोल पर DM³ जो है ये लिखने के बजाय आपको पता है मोल पर DM³ क्योंकि मोलैरिटी के बराबर होता है तो हम एक मरतबा लिख देते हैं ये मोलैरिटी, और ये जो सेकेंड इन्वर्स है ये एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से तो आप निकालते हैं इसका यूनिट। अब लिखना कहाँ से था आपको, सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो उसकी डेफिनेशन जो थी उसको एज इट इज़ लिखना था। फिर यहाँ से लिखेंगे आप यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर द 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड द थर्ड ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय इंसर्टिंग द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन इन देयर रेट लॉस। यहाँ तक मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मार्क करा रही हूँ आपको। ये जो नेक्स्ट पेज है स्टूडेंट्स इस पर आ जाओ सीधा। यहाँ देखो सबसे पहले 0 ऑर्डर, इसका रेट लॉ और इसकी यूनिट। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर, इसका रेट लॉ, इसकी यूनिट। सेकेंड ऑर्डर, उसका रेट लॉ, इसकी यूनिट्स। एंड थर्ड ऑर्डर, उसका रेट लॉ और उसकी यूनिट्स। अब यहाँ पर देखिएगा गौर से, सेकेंड ऑर्डर के लिए इस तरीके से भी हो सकता है कि 2 अलग अलग रिएक्टेंट है आपके पास, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि आपके पास रिएक्टेंट तो एक ही है लेकिन इसके ऊपर कोएफिशिएंट 2 लगा हुआ है। एग्जैक्टली थर्ड ऑर्डर के लिए इस तरह हो सकता है कि किसी एक रिएक्टेंट की जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, दूसरे की 1 है, ठीक है। जैसे यहाँ पर A के ऊपर 2 है और B सिर्फ 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे B के ऊपर 2 है और A सिर्फ 1 है। दोनों सूरत हाल में जो आप ऑर्डर ऐड करोगे तो 2 + 1 कितना आएगा आपके पास, 3 ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो इतना हिस्सा है ये आपने क्या करना है, मेमोराइज करना। चाहे तो उसको चार्टिंग की शक्ल में लिख दें, चाहे तो हेडिंग्स बना के लिख दें, लेकिन काम यही आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। इसमें लाइन से कुछ रीजंस हैं, ठीक है। इसमें पहला रीज़न देखें, ये कहता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग में पाउडर्ड मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट क्विकली विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन सॉलिड लंप ऑफ मार्बल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पाउडर की शक्ल में कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो क्विकली रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मुकाबले एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड, यानी अगर सॉलिड होगा उसके मुकाबले में वो HCl के साथ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा अगर उसकी कंडीशन कैसी होती है, पाउडर्ड वाली होती है, ठीक है। तो अब आपने क्या लिखना है इसको देख लीजिएगा। आपने इसको इस तरीके से लिखना है कि जो सरफेस एरिया होता है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसके ऊपर, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया आपके पास फैला हुआ होगा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इतना ही ज़्यादा होगा। तो होता क्या है कि जब पाउडर्ड मार्बल रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इसी वजह से वो ज़्यादा जल्दी रिएक्शन कर लेता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड। आप चाहें तो इसकी इक्वेशन भी साथ में पुट कर सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट +2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड + वाटर + कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो दूसरा रीज़न है इसके पास जो इसने आपसे पूछा है वो क्या है कि क्या वजह है कि जब भी मिल्क होता है वो समर में जल्दी ख़राब हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द विंटर, यानी कि मिल्क सॉर मोर रैपिडली इन समर एज़ कम्पेयर टू द विंटर। इसकी वजह क्या होती है कि मिल्क के अंदर कुछ गुड बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। अब ये जो गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा क्विक एक्शन करते हैं और मिल्क जो है वो क्विकली स्पॉइल हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लीजिए कि जो हाई टेम्परेचर होता है या जो ह्यूमिडिटी होती है वो फेवरेबल होती है इन बैक्टीरियाज़ के लिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो उसमें क्योंकि टेम्परेचर जो वो कूल डाउन हो जाता है, तो अब ये जो बैक्टीरिया मौजूद होता है मिल्क के अंदर, इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये भी ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि मिल्क जो है वो आमतौर पर ठंडे टेम्परेचर में या ये कह लीजिए कि कूल इन्वायरमेंट में कांस्टेंट उसकी रहती है कंपोजिशन और वो नॉर्मल बिहेव करता है। नेक्स्ट जो आपके पास रीज़न है इसमें इसने आपसे पूछा है कि क्या वजूहत हैं कि अगर आपके पास जो रिएक्टेंट है किसी भी सॉल्यूशन में उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें तो
वो भी आपस में रैपिडली क्या करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। यानी हाई कंसनट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स के लिए फेवरेबल होता है। तो उसकी वजह क्या होती है कि जैसे ही हाई कंसनट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स में, किसी भी सोल्यूशन में, तो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स जो होती है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में वो आपस में बढ़ जाती है। अब जब इफ़ेक्टिव कोलिजन्स जो है वो आपस में बढ़ जाती हैं तो इनमें ज़्यादा चांस होता है कि वो आपस में रिएक्ट करें। अब जैसे वो आपस में ज़्यादा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो इसकी वजह से जो ये कह लीजिए कि रिएक्टेंट है वो आपस में तेज़ी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्टर हो जाता है। तो जितने ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड होंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा, उतने ही ज़्यादा वो आपस में रिएक्शन जो है वो फास्ट करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने इस रीज़न में लिख दी है, आप एज इट इज़ इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो लास्ट रीज़न है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपसे कहता है कि क्या वजूहात हैं कि जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ जाता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक थंब रूल होता है कि आम तौर पे अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को किसी भी रिएक्शन में बढ़ाते हैं तो वो तकरीबन डबल हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें रिएक्टेंट के, उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो इफेक्टिव कोलिजन्स होता है मॉलिक्यूल्स में वो बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि जो रिएक्शन पहले कम टाइम ले रहा था तो अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा कम टाइम लेगा और ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अल्टीमेटली आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट हो जाता है अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि जो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स है वो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है और रिएक्शन जो है वो तेज़ी से कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो चारों रीजंस हैं ये मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिए। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ी हूँ, ये डिफ्रेंसिएशन का है। इसमें आपको पूछा है कि क्या क्या फ़र्क हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपके लिए नोट्स की शक्ल में बना लिया, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो सबसे पहले डिफरेंस है वो है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का। तो होता क्या है कि जब आप इस तरीके से लिखेंगे पॉइंट्स में, तो मैं जल्दी जल्दी आपको ब्रीफ कर दूं कि क्या है इसमें। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जबकि रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये क्या होता है कि जब मोलर कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की यूनिटी होती है तो उसे कहा जाता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका कांस्टेंट है। यानी रेट कांस्टेंट क्या हुआ कि जब मोलर कंसनट्रेशन जो है हर रिएक्टेंट की यूनिटी होती है तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को कहा जाता है कि ये रेट कांस्टेंट है। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जबकि जो रेट कांस्टेंट होता है वो हर केमिकल रिएक्शन के लिए उसकी जो वैल्यू होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स होती है। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आप कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज करेंगे या कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की चेंज करेंगे या टेम्परेचर को चेंज करेंगे या जो टाइम इंटरवल है उसको चेंज करेंगे, तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। जबकि रेट कांस्टेंट जो है वो स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। और इसके साथ साथ अगर आप इसके ऊपर एक समझ लीजिए कि पर्टिकुलर टाइम जो उसको फिक्स कर लेते हैं या पर्टिकुलर जो टेम्परेचर उसको फिक्स कर लेते हैं तो ये वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है। इसका जो वेरिएबल्स होता है जैसे कि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशंस वगैरह या रिएक्टेंट की कंसनट्रेशंस वगैरह, उसके ऊपर कोई इफेक्ट इसमें नहीं होने वाला होता। अच्छा, अगली बात जो होती है वो क्या होती है कि इसका एक फार्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से। इसी तरीके से जो रेट कांस्टेंट है इसका भी मालूम करने का फिक्स फार्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है रेट इज इक्वल्स टू के। अगर आपके पास जो कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की होती है वो क्या होती है, यूनिटी होती है यानी 1 होती है, तो रेट किसके बराबर होता है आपके पास, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, अगला जो आपके पास इसमें क्वेश्चन है मैंने कुछ आगे पीछे किए हैं। ठीक है, यानी मैंने करने तो पूरे 4 ही थे तो मैंने अपने हिसाब से इसको कर दिए। अगला वाला जो है वो आपके पास है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर जो है इसका डिफरेंस है। ठीक है, अब पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है इसको कम करना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि रिएक्शन जो वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। जबकि इनहिबिटर कब डाला जाएगा, आप
किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स जो उसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम ये करते हैं कि इसमें कोई ऐसा कैटलिस्ट, ऐसा नेगेटिव कैटलिस्ट डाल देते हैं जिससे इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इस तरह का कैटलिस्ट जो टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या होता है, ये डिक्रीज़ हो जाता है। इसे कहा जाता है कि ये इनहिबिटर है। ये क्या करेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है ये आमतौर पर आप कब यूज़ करते हैं, जब आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को फास्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई काम 1 घंटे में होने वाला है और आप चाह रहे हैं कि मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड करके इसको 30 मिनट्स पर ले आऊँ या 45 मिनट्स के अंदर ले आऊँ, तो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो इनहिबिटर है या नेगेटिव कैटलिस्ट भी इसको कहा जाता है, ये आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन इतना स्पीड अप हो कि आप चाह रहे हो कि नहीं ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, ताकि इसका जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इसको फाइंड आउट करना आसान हो जाए, तब आप स्लो डाउन करने के लिए क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये सब जो है वो आमतौर पर पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। और इनहिबिटर में आपके पास आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से कॉमन एग्जाम्पल तो ग्लिसरीन की, इसके अलावा आप चाहें तो 2% इथाइल अल्कोहल जो है वो भी लिख सकते हैं। वो भी एक आपका नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए जी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो है एलिमेंट्री रिएक्शन एंड ओवरऑल रिएक्शन। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कुछ कम ही मेरे पास पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये कि आमतौर पर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है कि वो बस सिंगल स्टेप होता है, यानी कि क्या होता है कि रिएक्टेंट फौरन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है इसे कहा जाता है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि बाज़ औक़ात कोई केमिकल रिएक्शन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है, यानी सिंगल स्टेप्स नहीं होता। इस तरह का रिएक्शन जो इसके मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, 2, 3, 4 या जितने भी उसके स्टेप्स हैं, तो उनमें जब तमाम रिएक्शंस को आप सम अप करते हैं तो वो कहलाता है ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, इसके मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो है ये आमतौर पर सिर्फ एक ही स्टेप पर होता है, वही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। जबकि ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जो सबसे स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है वही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आपके पास लास्ट एक बचता है डिफरेंस, ये मैंने बुक में मार्क करवाना है, इसको यहाँ से देख लीजिएगा गौर से। स्टूडेंट्स, आप आओगे सीधा पेज नंबर 192 पे। आपका जो एक डिफरेंस रह गया है वो कौन सा वाला है, होमोजेनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। इसको समझ लीजिए पहले कि ये क्या चीज़ होती है। तो जो होमोजेनियस कैटालिसिस होते हैं ये कौन से होते हैं कि जब आपके पास जो रिएक्टेंट होता है और जो कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उन दोनों का सेम फेज़ हो। सेम फेज़ से मुराद ये कि अगर आपके पास रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी आपका सॉलिड होना चाहिए जो आप ऐड कर रहे हैं, और अगर आपका रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में है तो आपका कैटलिस्ट जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसे हम कहते हैं कि ये होमोजेनियस कैटालिसिस है। ठीक है, तो अब आपने मार्क किधर से करना है देख लीजिए। पहला पॉइंट आप इसका क्या बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने अभी कॉलम में सारे डिफरेंस आपको बताए हैं। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा इस तरफ होमोजेनियस कैटलिस्ट और दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस कैटलिस्ट के जो पॉइंट है वो पहले मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ से लिखेंगे, ऑल दोज कैटालिटिक रिएक्शन इन विच बोथ कैटलिस्ट and reactant are in the same phase are referred as homogeneous कैटलिस्ट। ये पहला इसका पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शंस आर सेग्रीगेटेड इनटू 2 क्लासेस। आप सिर्फ उसका नाम लिख दीजिएगा। नंबर 1 पे लिखिएगा एसिड बेस कैटालिसिस, इसकी कोई अलग से आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है, और नंबर 2 जो है वो भी बता देती हूँ आपको। नंबर 2 पे लिए आप 193 पर आ जाओगे सीधा। नंबर 2 का भी सिर्फ नाम लिखोगे, ये है ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने थर्ड जो हेडिंग डालनी है वो लिखनी है एग्जाम्पल की, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, एक एग्जाम्पल लिखनी है ये वाली। ये आपके पास है इथाइल एसीटेट, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। ये एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बना रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो इथाइल एसीटेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है दोनों के दोनों कैसे हैं, एक्वस स्टेट में है, यानी लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा ये हो जाते हैं तीनों पॉइंट्स किसके, आपके होमोजेनियस कैटलिस्ट के। अब आ जाएं आप अपने हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के। बिल्कुल बराबर बराबर में आपने वैसे ही पॉइंट देना है। इसका पहला पॉइंट क्या होगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट नाम ही बता रहा है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीन्स का मतलब होता है कि इसकी जो स्पेशी होती है।
तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास कैटालिस्ट है और आपका जो रिएक्टर है, इन दोनों का जो फेज़ है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। फर्स्ट कर लीजिए, अगर एक लिक्विड में है तो दूसरा किस में होता है, सॉलिड में हो सकता है या सेमी सॉलिड में हो सकता है। ठीक है, तो आपने कहाँ से मार्क करना है, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट यहाँ से लिखिए। इन मोस्ट ऑफ द कैटालिटिक प्रोसेस कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट देन रिएक्टेंट्स। These are identified under the category of heterogeneous catalyst। इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, खुद से लिखिएगा। दे आर नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस, यानी इसकी मज़ीद जो क्लासेस हैं वो नहीं होती, बस ये अपने टाइप के इकलौते ही होते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पे आप क्या हेडिंग डालोगे, एग्जाम्पल डालोगे। उसके बाद ये पूरी बात लिखोगे कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अमोनिया की हैबर प्रोसेस से, तो उसमें हम सॉलिड आयरन पाउडर जो उसको यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन रेट जब वो इन्हांस हो जाए और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो गैसेस की शक्ल में आपस में क्या करें, क्विकली रिएक्ट कर सके। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का स्टेट कैसा है, गैस, और आप इसमें जो आयरन डस्टिंग कर रहे हैं, आयरन डस्टिंग किस स्टेट में है, सॉलिड, और ये क्या बना रहा है, अमोनिया। तो इस तरीके से इसके भी 3 पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको मार्क करवा दिया। आई होप सो कि ये जो वीडियो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की थोड़ी सी लंबी हो गई थी, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगे इसको प्लीज़ अपने दोस्तों में भी आपने शेयर करना है, चैनल को लाइक करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।